कल्पना कीजिए 4 युवा राजकुमार और उनके मित्र यह फैसला करते हैं कि वे 3 साल तक दुनिया की हर खुशी छोड़ देंगे। ना कोई प्रेम, ना कोई शादी, ना किसी महिला से बातचीत। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, नॉलेज, स्टडी और सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन क्या इंसान अपने दिल को आदेश दे सकता है? यही सवाल पूछता है विलियम शेक्सपियर का शानदार कॉमेडी प्ले लव स्लीवर्स लॉस्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित तिवारी है और आइए कहानी को शुरू करते हैं। अब मेरा मानना है किसी भी कहानी को स्टार्ट करने से पहले उनके सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रख लेना चाहिए। कहानी समझने में बहुत आसानी होती है। सो आवर फर्स्ट कैरेक्टर इज किंग फर्डिनेंड ऑफ नवार। नवार के राजा हैं ये और बहुत इंटेलिजेंट है, एम्बिशियस हैं और ये डिवोट रहते हैं लर्निंग को लेकर और कसम खाते हैं कि 3 साल तक किसी महिला से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। बट प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के प्यार में पड़ जाते हैं ये। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। प्रिंसेस ऑफ फ्रांस एक बहुत ही वाइज, ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट लेडी हैं। ये भी प्रेम करती हैं किंग से, लेकिन उनका एग्जामिनेशन लेती हैं, एक तरफ से परीक्षा लेती है उनकी। नेक्स्ट है बॉनवो। बहरोन क्या है? ये किंग का क्लोजेस्ट फ्रेंड है। ये भी काफ़ी इंटेलिजेंट है और प्रैक्टिकल कैरेक्टर है और ये भी प्रेम में पड़ जाता है रोजलिन के। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रोजलिन। ये अटेंडेंट है प्रिंसेस की और ये भी काफ़ी क्लेवर है, विटी है और चार्मिंग है। इनको प्रेम करता है बैरोन और ये भी टेस्ट करती है उसकी ऑनेस्टी और कमिटमेंट को लास्ट में। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लॉन्गविले। लॉन्गविले क्या है? ये एक नोबल मैन है और फ्रेंड है किंग का और सीरियस और डिसिप्लिन पर्सन है और ये भी प्रेम में पड़ता है मारिया के। नेक्स्ट कैरेक्टर है मारिया। ये भी अटेंडेंट है। अटेंडेंट का मतलब होता है सहायक प्रिंसेस की और एक जेंटल, इंटेलिजेंट और काइंड लेडी है और ये भी लॉन्गविले को प्रेम करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूमेन। ये भी एक नोबल मैन है और किंग का फ्रेंड है। ये ऑनेस्ट, मोडेस्ट और रोमांटिक है और ये कैथरीन से प्यार करता है। कैथरीन अगेन ये अटेंडेंट है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस की। ये काम रहती हैं, सेंसिबल और ग्रेसफुल हैं और ड्यूमेन को ये भी प्रेम लव करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉन एड्रियानो डी अरमाडो। जी, इनका नाम यही है, डॉन एड्रियानो डी अरमाडो। ये एक स्पेनिश नोबल मैन है, बहुत प्राउड है, रोमांटिक है और कॉमिक कैरेक्टर है। ये जेक्वेंटा से प्यार करते हैं और प्ले में आप समझो कि ये कॉमिक रिलीफ के लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है कोस्टार्ड। इस प्ले का क्लाउन है और फनी है, सिंपल है और बहुत बातूनी है, जो ना प्ले के बीच में लेटर्स को ना गलत दे देता है, जिससे क्रिएट होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टर है जेक्वेंटा एक गांव की देहाती लड़की है और इसे डॉन अरमाडो प्यार करता है। ये भी प्ले में कॉमिक सब प्लॉट के लिए रखी गई हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है मोथ। डॉन अरमाडो का एक क्लेवर यंग पेज है। यंग पेज का मतलब होता है नौकर मान लो, और इंटेलिजेंट और बहुत अच्छा जवाब देता है और बार बार अपने ही मालिक को टीज करता रहता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है नथानियल क्या है? एक प्रीस्ट है, बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन बेवकूफ़ों जैसी हरकतें हैं इसकी। नेक्स्ट हमारा फेमस कैरेक्टर है होलोफेर्नस, एक स्कूल मास्टर। होलोफेर्नस सबसे लंबा वर्ड विलियम शेक्सपियर ने यूज किया है, एक शायद इन्हीं के लिए। लॉन्ग स्कूल मास्टर, और ये प्यार ये दिखाते हैं ना, इनको दिखाना बड़ा पसंद है कि इनके पास बहुत नॉलेज है और जानबूझकर ऐसी भाषा बोलते हैं कि आसपास के लोग इनकी भाषा समझ ना पाए। बेसिकली एक पेंडेंटिक व्यक्ति। पेंडेंटिक क्या होता है? एक ऐसा इंसान नॉलेज बहुत शोकेस करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डल। एक कांस्टेबल है, ऑनेस्ट है बट बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, और ये भी कॉमिक रिलीफ के लिए ही रखा गया है। और दोस्तों, आपने अभी तक कैरेक्टर पूरी तरीके से समझ लिया है और अगर आपको याद हो गया है तो आइए यूट्यूब के बेस्ट वीडियो का आनंद लीजिएगा। ठीक है, कहानी शुरू होती है नवारे नाम के राज्य से। यहाँ के राजा किंग फर्डिनेंड ऑफ नवार अपने सबसे 3 करीबी मित्र ब्राउनवो, लॉन्गविले और ड्यूमेन को अपने दरबार में बुलाते हैं। ठीक है, और राजा कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पूरे राज्य में संसार से लर्निंग और विजडम के लिए प्रसिद्ध हो। कहना चाहते हैं कि जो मेरा राज्य है ना, वो लर्निंग और विजडम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरे साथी हो, तो आज से हम चारों एक कठिन संकल्प लेते हैं। फिर राजा एक लिखित ओथ पढ़ते हैं।
इस ओथ के अनुसार अगले 3 वर्षों तक केवल पढ़ाई होगी, बहुत कम भोजन करेंगे, कम सोएंगे, विलासिता से दूर रहेंगे और सबसे कठिन नियम, किसी भी महिला से बात नहीं करेंगे। अगर किसी ने यह नियम तोड़ा तो उसे कठोर दंड मिलेगा। लॉन्गविले और डोमेन बिना सोचे समझे इस ओथ पर हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन चौथा मित्र बॉर्वन थोड़ा अलग सोचता है। इसका नाम मैं बार बार गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। ब्राउने नाम है इसका। वह कहता है ज्ञान प्राप्ति करना अच्छी बात है, लेकिन यदि हम जीवन की सारी खुशियाँ छोड़ देंगे तो ऐसा ज्ञान किस काम का। ब्राउने समझाता है कि इंसान किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखता है, लेकिन राजा उससे मना लेते हैं और ब्राउनो भी ओथ पर हस्ताक्षर कर देता है। चारों मित्र खुश होते हैं कि अब वे दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बनेंगे। और ये सही भी बात है, अगर आप अपना ध्यान अपने महिला मित्र से हटा दो तो आप भी नॉलेजेबल बन सकते हो। खैर, लेकिन शेक्सपियर यहीं से कहानी का पहला मजेदार मोड़ लाते हैं। उसी समय खबर आती है फ्रांस की प्रिंसेस अपने 3 साथियों के साथ नवारे आ रही हैं। राजा अचानक परेशान हो जाते हैं। उन्हें अपना ही बनाया हुआ नियम याद आता है, अगर महिलाएं राज्य में आएंगी तो उनसे बात करिएगा कौन, और अगर बात करेंगे तो अपनी कसम तो तोड़नी पड़ेगी ना। राजा तुरंत फैसला लेते हैं प्रिंसेस को महल के अंदर न ठहराया जाए, उन्हें महल के बाहर कैंप में रुकना होगा। यहीं से दर्शक को समझ में आने लगता है कि जिन लोगों ने प्रेम से दूर रहने की कस्में खाई हैं, अब उन्हीं की परीक्षा शुरू होने वाली है। ठीक है। फ्रांस के प्रिंसेस अपने 3 बुद्धिमान, याद रखिएगा, बुद्धिमान और सुंदर साथियों के साथ नवारे पहुंचती हैं और उनके साथ होती है रोज़लिन, सबसे चतुर और हाजिर जवाब, मारिया शांत और समझदार, कैथरीन गंभीर लेकिन विनोद स्वभाव की। ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक मिशन पर आई हैं। उनके पिता फ्रांस के राजा नवार के राजा के कुछ राजनीतिक मामलों पर बातचीत करने के लिए उन्हें भेजा है, लेकिन जैसे ही वे महल के पास पहुंचती हैं उन्हें बताया जाता है आप महल के अंदर नहीं रुक सकते। प्रिंसेस को यह बात बहुत अजीब लगती है। वह पूछती हैं क्या नवार में मेहमानों का स्वागत ऐसे किया जाता है। असल में वजह यह थी कि किंग फर्डिनेंड और उनका मित्र महिलाओं से दूर रहने की कसम खा चुके थे, इसलिए स्वयं राजा भी प्रिंसेस से मिलने में झिझक रहे थे। आखिर किंग फर्डिनेंड अपने 3 मित्रों के साथ प्रिंसेस से मिलने जाते हैं। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। प्रिंसेस बहुत आत्मविश्वास के साथ बात करती हैं। उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी देखकर राजा उनसे प्रभावित हो जाता है। दूसरी तरफ ब्राउनो की नज़र रोज़लिन पर पड़ती है और लॉन्गविले की मारिया पर और डोमेन की कैथरीन पर। यहीं से 3 साल वाली कसम वाली बातें पहले ही डगमगाने लगती है। बाहर से तो वे गंभीर बनने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में प्रेम जन्म ले चुका होता है। सबसे अधिक संघर्ष ब्राउनो के मन में होता है। वही व्यक्ति जिसने पहले कहा था इंसान अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं जी सकता, अब वह खुद उसी स्थिति में फंस चुका है। उसे रोज़लिन की मुस्कान, उसकी बुद्धिमानी और उसके जवाब बार बार याद आते हैं। उधर प्रिंसेस भी समझ चुकी हैं कि नवार के राजा और उनके मित्र जितने सख्त दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। वे उनकी झिझक और बदलते हुए व्यवहार को देखकर मन ही मन मुस्कुरा देते हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। चारों पुरुष अपनी कसम निभाना चाहते हैं, लेकिन उनका दिल उनकी बात मानने को तैयार नहीं। यहीं से शेक्सपियर की सबसे मजेदार कॉमेडी शुरू होती है। अब चारों पुरुष बाहर से अपनी कसम तो निभाने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने दिल को बदल चुके थे। सबसे पहले किंग फर्डिनेंड को एहसास होता है कि वह प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को प्रेम करने लगा है। वह अपनी मन की बात किसी को नहीं कहता, एक लव लेटर लिखता है और गुप्त रूप से प्रिंसेस तक पहुंचाने का फैसला करता है। इस काम के लिए वह दरबार के मजाकिया नौकर कॉस्टार्ड को चुनता है, लेकिन कॉस्टार्ड बहुत भोला भाला, लापरवाह और नालायक टाइप का इंसान है। उधर लॉन्गविले भी मारिया के लिए एक लव लेटर लिखता है और डोमेन भी कैथरीन के लिए अपने प्यार को लिखकर भेजना चाहता है। और सबसे दिलचस्प बात, ब्राउनवो जो सबसे ज्यादा प्रेम का विरोध करता था, वही रोज़लिन के लिए सबसे भावुक यानी इमोशनल लव लेटर लिख देता है। अब चारों लोग चोरी छिपे प्रेम पत्र लिख रहे थे, जबकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने कसम खाई थी कि महिलाओं से दूर रहेंगे। यही शेक्सपियर दर्शकों को दिखाते हैं कि दिल पर किसी भी नियम का शासन नहीं चलता। लेकिन अब आती है सबसे मजेदार घटना। कॉस्टार्ड के पास कई लोगों के प्रेम पत्र है। वह समझ नहीं पाता कौन सा पत्र किसे देना है। उसकी लापरवाही की वजह से पत्र इधर उधर पहुंच जाते हैं।
जिस व्यक्ति के लिए पत्र लिखा गया था वह उसे नहीं मिलता और जिस तरफ पत्र नहीं जाता उसके हाथ में पहुंच जाते हैं। यहीं से मतलब जिस तरफ पत्र नहीं जाता था ना उसके हाथ में पहुंच जाते थे। यहीं से पूरे नाटक में मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉमेडी शुरू हो जाती है। इसी बीच एक और मज़ेदार पात्र आता है, डॉन एड्रियानो डी अरमाडो। नाम फिर बोलता हूँ, डॉन एड्रियानो डी अरमाडो। वह स्पेन का एक घमंडी लेकिन हास्यपद यानी मजाकिया सैनिक है। वह अभी जैक्वेंटा नाम की एक गाँव की लड़की से प्रेम करता है। जैक्वेंटा नाम की गाँव की लड़की से ये भी प्रेम करता है। वो भी एक प्रेम पत्र लिखता है, लेकिन उसकी चिट्ठी भी कॉस्टार्ड की गड़बड़ी का शिकार हो जाती है। अब मंच पर 4 प्रेम पत्र, कई प्रेमी और एक ऐसा संदेशवाहक जिसे खुद ही नहीं पता कि कौन सा पत्र किसका है। दर्शक जानना चाहते हैं कि गड़बड़ी होने वाली है, क्या होने वाली है, लेकिन पात्र अभी भी सच में अनजान है। यहीं से नाटक और भी मजेदार हो जाता है। जब चारों प्रेमियों का राज एक एक करके खुल जाता है और तो कहानी अलग मोड़ लेती है। चारों मित्र किंग फर्डिनेंड, ब्राउनो, लॉन्गविले और ड्रूमेन अब तक अपने अपने प्रेम को छिपाए हुए रखे थे। हर किसी को लगता था सिर्फ मैं ही अपनी कसम तोड़ रहा हूँ, बाकी तीनों अभी भी अपने वचन पर अटल हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। एक दिन किंग फर्डिनेंड अकेले बगीचे में आता है। उसके हाथ में प्रिंसेस के लिए लव लेटर होता है। वह जोर जोर से अपनी प्रेम कविता पढ़ने लगता है और स्वीकार करता है कि वह प्रिंसेस से प्रेम करता है। उसी समय ब्राउनो वहां आ जाता है, लेकिन वह राजा को देख लेता है और खुद को पेड़ के पीछे छिपा लेता है। राजा अपना प्रेम स्वीकार करके चला जाता है। ब्राउनो मन ही मन मुस्कुराता है। वह सोचता है जो राजा हमें नियम सिखा रहा था वही सबसे पहले प्रेम में पड़ गया। इतने में लॉन्गविलो वहां आता है। उसे लगता है कि आसपास कोई नहीं है। वह भी मारिया के लिए अपनी प्रेम में लिखी गई कविताएं पढ़ने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पेड़ के पीछे ब्राउनो पहले से ही छिपा हुआ है। अब ब्राउनो सोचता है अरे यह भी प्रेम में पड़ गया। कुछ देर बाद लॉन्गविलो भी वहां से चला जाता है। अब ड्रूमेन आता है। उसे भी लगता है कि वह अकेला है। वह कैथरीन के लिए लिखी गई अपनी कविताएं पढ़ने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि लॉन्गविलो अब दूसरी जगह छिपकर उसे देख रहा है और ब्राउनो भी उसे देख रहा है। यह स्थिति बेहद हास्यपद हो जाती है। इतने में ही किंग फर्डिनेंड वापस आ जाता है और अब चारों एक दूसरे को देख लेते हैं। हर व्यक्ति दूसरे को प्रेम में पड़ा देखकर हंसने लगता है और अगले ही पल उसे याद आता है कि वह खुद भी तो प्रेम में है। अब कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता। चारों मित्र शर्मिंदा होकर स्वीकार करते हैं, हाँ हम सब अपनी कसम तोड़ चुके हैं। यही ब्राउनो एक बहुत सुंदर सी बात कहता है, प्रेम हमें बेहतर इंसान बनाता है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि प्रेम भी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। राजा और उसके तीनों मित्र अब फैसला करते हैं कि वे अपने प्रेम को नहीं छिपाएंगे। वे प्रिंसेस और उनकी सहेलियों को अपने दिल की बात बता देंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका इंतजार एक और बड़ी परीक्षा कर रही है। उनका प्रेम इतना आसान भी नहीं होने वाला था। भेष बदलकर अब वे सब सुनिएगा। अब जब चारों मित्र यह स्वीकार कर चुके हैं कि वे प्रेम में पड़ चुके हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि अब पहले प्यार का इजहार किया जाए, लेकिन सीधे जाकर अपने दिल की बात कहना आसान नहीं लगा। इसलिए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वह रूस के राजकुमारों का भेष बनाकर प्रिंसेस और उनकी सहेलियों के सामने जाएंगे। उन्हें लगा कि इस तरह वे उन्हें प्रभावित कर देंगी और माहौल भी मजेदार रहेगा। लेकिन शेक्सपियर की कॉमेडी में कोई योजना इतनी आसानी से सफल कहाँ होती थी। महिलाओं को पहले ही सब पता चल जाता है। किसी तरह प्रिंसेस और उनकी सहेलियां ये सब पता तो कर लेती हैं कि किंग और उनके दोस्त भेष बदलकर आने वाले हैं, तो वो भी एक चाल चलती हैं। चारों महिलाएं आपस में मार्क्स और पहचान बदल लेती हैं। मतलब जिस लड़की से मिलने किंग आया उसके सामने कोई दूसरी लड़की खड़ी हो जाती है। ब्राउनो भी रोजलिन समझकर किसी और से बात करता है। लॉन्गविले और ड्यूमेन के साथ भी यही होता है। चारों पुरुष पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन वे गलत लड़के से बातें कर रहे होते हैं। महिलाएं उनकी बातों का आनंद लेती हैं और मन ही मन हंसती हैं। कुछ देर बाद पुरुष अपना वेश उतार देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सबको प्रभावित कर दिया है, लेकिन प्रिंसेस मुस्कुराकर कहती हैं, आप लोगों ने तो हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन धोखा तो आप लोगों को ही मिल गया। अब प्रिंस और उनके मित्र समझ चुके थे कि पूरी योजना उल्टी पड़ गई है। वे शर्मिंदा हो जाते हैं और इस बार वे बिना किसी दिखावे की पूरी ईमानदारी से अपने अपने प्रेम का इजहार करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने जो कस्में खाई वो निभा नहीं सके, क्योंकि सच्चे प्रेम के सामने अहंकार और नियम दोनों छोटे पड़ जाते हैं।
प्रिंसेस और उनकी सहेलियां उनकी बात सुनती हैं। ऐसा लगता है कि अब कहानी का अंत शादी के साथ होगा, लेकिन तभी शेक्सपियर कहानी में एक ऐसा मोड़ लाते हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की हो। अमूमन क्या होता है, शेक्सपियर की हर कॉमेडी शादी के साथ ख़त्म हो जाती है, बट यहाँ पर एक मैसेंजर दौड़ता हुआ आता है। उसके पास फ्रांस की राजधानी के लिए एक दुखद समाचार होता है। उसी समाचार से पूरी कहानी का अंत बदल जाता है। जब किंग फर्डिनेंड और उसके तीनों मित्र पूरे दिल से अपना प्रेम स्वीकार कर चुके थे, तब ऐसा लग रहा था कि कहानी का अंत होगा। बट मैसेंजर क्या कहता है? एक मैसेंजर आता है, उसके चेहरे पर उदासी होती है। वह प्रिंसेस को एक दुखद समाचार देता है कि फ्रांस के राजा यानी प्रिंसेस के पिता का निधन हो गया। यह सुनते ही पूरा वातावरण का रंग बदल जाता है। जहाँ कुछ क्षण पहले हंसी और मजाक था, वहाँ अब गहरा सन्नाटा है। प्रिंसेस तुरंत समझ जाती हैं कि उन्हें अब अपने देश लौटना होगा, क्योंकि अब वही फ्रांस की नई रानी बनने वाली हैं। तो क्या प्रेम यही खत्म हो गया? जाने से पहले किंग फर्डिनेंड प्रिंसेस से कहता है, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? प्रिंसेस तुरंत हाँ नहीं कहती। वह कहती हैं, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो उसे समय की परीक्षा से होकर गुजरना होगा। वह किंग से कहती है कि वह 1 वर्ष तक धैर्य, संयम और अच्छे कार्यों के साथ अपने प्रेम को साबित करें। अगर 1 साल बाद भी उनका प्रेम वैसा ही रहता है तो वे विवाह पर विचार करेंगी। बाकी तीन प्रेमिकाएं यानी प्रिंसेस की जो सहेलियां थीं, वह भी यही निर्णय लेती हैं। रोजलिन ब्रोनो से कहती है कि वह एक साल तक उदास और बीमार लोगों को हंसाए और उनकी सेवा करने का काम करे। मारिया लॉन्गविले से कहती है कि वह अपने प्रेम की कर्म को साबित करे। कैथरीन भी सामने जुमैन की यही शर्त रखती है। अर्थात सिर्फ आई लव यू बोल देना ये काफ़ी नहीं होता। सच्चा प्रेम अपने व्यवहार, धैर्य और कर्म से साबित होता है। चारों पुरुष इन शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं। प्रिंसेस और उनकी सहेलियां फ्रांस वापस लौट जाती हैं और यही कहानी समाप्त हो जाती है। इस नाटक का सबसे बड़ा मैसेज यह था कि शेक्सपियर कहना चाहते थे कि जो नॉलेज तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन केवल किताबों में नहीं सीखा जा सकता। प्रेम इंसान को समझदार, विनम्र, परिपक्व बनाता है। सच्चा प्रेम शब्द से नहीं, कर्म से सिद्ध होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में सही समय और धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। यह अंत अलग क्यों? क्योंकि अधिकतर शेक्सपियर की कॉमेडी का अंत शादी से होता है, लेकिन लव्स नेवर लॉस्ट ऐसा नहीं है। यहाँ प्रेमियों को तुरंत सफलता नहीं मिलती। उन्हें पहले अपने प्रेम की सच्चाई साबित करने का अवसर दिया जाता है। यही वजह है कि इस नाटक का अंत शेक्सपियर की अनोखी और थॉट प्रोवोकिंग समाप्तियों में गिना जाता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरा नैरेटिव स्टाइल और कहानी और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे जो भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।